स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो बेटा सबसे पहले एक बात बता दूं कि सॉलिड स्टेट में एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग चैप्टर डाल दो हेडिंग, ठीक है। हाँ, सॉलिड स्टेट डाल दो। यहाँ से लिखूंगा, आराम से दिखेगा ऊपर, इसलिए लिखा हूँ, चैप्टर का नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लिख दो, हेडिंग डाल दो सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बहुत कॉमन चीज, एकदम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे करके। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सॉलिड। आपको पता है कंडीशन कि सॉलिड क्या है? सॉलिड किसको बोलते हैं आपको पता है? सॉलिड जो है वो किसी सब्सटेंस का ऐसा फिजिकल स्टेट है जिसका शेप भी फिक्स है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड लिख लो, लिखो लिखो सॉलिड इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सॉलिड इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। सॉलिड इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस which have definite shape and definite volume, which have definite shape and definite volume, definite shape and definite volume, ठीक है। अब नीचे लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। देखो बेटा, आपको पता है कंडीशन कि अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो सॉलिड की स्टेबिलिटी भी जनरली क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में यही बात करेंगे बेटा, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ पढ़ाएंगे। वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फटाफट फटाफट लिखते जाइए बेटा। अगर एटम का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एटम क्लोजली अगर पैक्ड होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। सो सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखिएगा वेरी हाई डेंसिटी। ये लिख रहा हूँ कंडीशन, वेरी हाई डेंसिटी लिखते चलिएगा, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी और सिंपल बात बता रहा हूँ। वेरी हाई डेंसिटी लिख लिए। दूसरा कंडीशन क्या लिख रहा हूँ बेटे, सुनो इधर ध्यान से। लिख रहा हूँ कंडीशन, इसकी ज्योमेट्री फिक्स है, ये सब आपको सब कुछ पता है बेटे। अगर सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम का बहुत ज़्यादा होगा, बोल रहा हूँ सॉलिड में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो इनको फ्यूज करने के लिए, अलग करने के लिए आपको हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। सो लिख सकते हैं कंडीशन वेरी हाई हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है? सो लिख रहा हूँ अगला कंडीशन कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हाई लिख रहा हूँ क्या, हीट ऑफ फ्यूजन। राइट बेटा, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप लोग, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट कंडीशन क्या लिख रहा हूँ बेटा, देखो इधर ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल क्लोजली होंगे, और अगर क्लोजली होंगे तो इनको आप इजीली अलग नहीं कर सकते, और अगर इजीली अलग नहीं कर सकते तो ये इजीली मूव नहीं कर सकते पार्टिकल, और अगर पार्टिकल का मूवमेंट इजीली नहीं हो सकता मतलब पार्टिकल का डिफ्यूजन इजीली नहीं हो सकता। सो हम लोग बोलेंगे अपनी भाषा में इसको वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोल रहा हूँ कंडीशन, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगला वर्ड में यही लिख रहा हूँ, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो एक बेसिक बात आपको बता रहा हूँ अबाउट सॉलिड, राइट, ठीक है। तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाफट फटाफट। अबाउट सॉलिड क्या क्या देखा आपने कंडीशन की, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा, मतलब सॉलिड के पार्टिकल नजदीक होने की वजह से उनको अलग करने के लिए हीट ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगला कंडीशन बोल रहा हूँ वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा तो उनको अलग करना आसान नहीं होगा, वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब डिफ्यूजन उनका स्लो होगा, ठीक है। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ये लिख रहा हूं कंडीशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखना आपको बेटा। सॉलिड के क्लासिफिकेशन को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट कंडीशन पढ़ाने जा रहा हूं आपको। फर्स्ट लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फर्स्ट लिख रहा हूं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बेटा कि वो सॉलिड किस पार्टिकल से बना हुआ है, उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉलिड के डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, आयनिक सॉलिड।
फर्स्ट क्या बोल रहा हूं, आयनिक सॉलिड। सो बेटा नाम से लग रहा है कि आयनिक सॉलिड में अगर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करेगा कि आयनिक सॉलिड में जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, तो आपको देख के लग रहा है कि सर आयनिक सॉलिड आयन से बने होंगे और आयन दो तरह के होते हैं, वन इज कैटायन एंड अनदर इज एनायन। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा कि आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कैटायन एंड एनायन। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसमें क्या बोल रहा हूं जरा समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, यहां पे बोल रहा हूं बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सॉलिड के अंदर जिससे सॉलिड बना हुआ है उनके बीच का बॉन्डिंग क्या है। यहां बेटा कैटायन और एनायन है, तो कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला बॉन्ड ऑलवेज आयनिक बॉन्ड कहलाता है। सो आयनिक बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बॉन्डिंग में यहां लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, और थर्ड कंडीशन इसके बारे में बोल रहा हूं बेटा आयनिक सॉलिड में, थर्ड जो पढ़ेंगे समझना ध्यान से, वो लिख रहा हूं कंडक्टिविटी। बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं समझाने जा रहा हूं, जरा समझना ध्यान से आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, करंट का कंडक्शन आप लोग 11th में भी पढ़ते थे कि कोई भी सब्सटेंस करंट का कंडक्शन 3 तरीके से करता है। ठीक है ना, बोल रहा हूं करंट का कंडक्शन 2 तरीके से करता है, एक बोल रहा हूं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक बोल रहा हूं ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक है, जैसे आप मान लो NaCl का इलेक्ट्रोलाइट बनाते थे तो याद होगा वो टूटता था Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, और दिस फ्री आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे जाके कहां पे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट अभी आपको बोल रहा हूं कंडीशन दूसरा क्या, कि मान लो कोई मेटल है तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की। और जैसे आप क्या करते हो बेटा, जैसे घर है, घर में वायरिंग किया हुआ है, तो अगर वायरिंग किया हुआ है तो आप जैसे स्विच ऑन करते हो करंट का कंडक्शन शुरू होता है। एग्जैक्टली वायर क्या है, मेटल है, और मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू करेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कंडक्टिविटी में आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। कंडक्टिविटी के अंदर क्या बोल रहा हूं बेटे, बोल रहा हूं कंडक्टिविटी में अगर आप आयनिक सॉलिड देखोगे, जैसे मान लो कंडीशन आप लिख रहे हो NaCl एक सॉलिड है, तो जब तक NaCl सॉलिड है तब तक करंट का ये कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि करंट का कंडक्शन तभी हो सकता है जब या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करे या तो वो फ्री आयंस लिबरेट करे। बोलो क्लियर है, मतलब करंट का कंडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, आइदर ड्यू टू क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू क्या लिख रहा हूं कंडीशन, फ्री आयंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बेटा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का कंडक्शन होगा तो उसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, और अगर फ्री आयंस की वजह से करंट का कंडक्शन होगा तो उसको हम लोग आयनिक कंडक्टर बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। बोलो क्लियर है। सो बोल रहा हूं कंडीशन बेटा कि अगर NaCl सॉलिड है तो जब तक ये सॉलिड है तब तक ये करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब ये है बेटा कि सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस करंट का कंडक्शन नहीं कर सकता, बट जब इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे, जैसे सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्या करेगा, ये टूटेगा Na+ और Cl- और फ्री आयन लिबरेट करेगा, और यही फ्री आयन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। बोलो क्लियर है। तो कंडक्टिविटी के अंदर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, कंडक्टिविटी के अंदर यहाँ लिखेंगे कि in solid state they do not conduct electricity, but in solution state they conduct electricity due to free electrons or due to free ions। क्लियर है। तो लिखना नीचे यहाँ पे, पहले आप लोग इसको लिख चुके हो अगर होगे, पहले ये लिख लो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन एंड एनायन, इसको मैं लिखाता हूँ। हाँ लिख लिया बेटा। अब कंडक्टिविटी में लिखो आप लोग, कंडक्टिविटी में क्या लिखोगे, लिखो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, but in solution state they conduct electricity due to free ions, they conduct electricity due to free ions, right। लिख लिया। अब देखो बेटा एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड का अभी देख रहे थे आप NaCl वगैरह, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में इसी को रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लिखने जा रहा हूं बेटा, ध्यान देना। सेकेंड कंडीशन लिख रहा हूं आपके पास, सेकेंड टाइप। फर्स्ट मैंने बोला कि आयनिक सॉलिड, सेकेंड लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये भी, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड देखोगे बेटा तो फिर से 3 बातें हैं। एक बोल रहा हूं कंस्टिट्यूएंट कि किससे ये बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट। दूसरा कंडीशन आपके पास लिख रहा हूं बेटे बॉन्डिंग, कि इसमें बॉन्डिंग कैसा होगा, और थर्ड कंडीशन फिर से वही लिखूंगा कंडक्टिविटी। तो 3 चीजें यहां भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
फर्स्ट कंडीशन कंस्टिट्यूएंट, बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से लग रहा है किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। किससे बना है, मॉलिक्यूल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। जैसे आपको बहुत सिंपल एक बात बताना चाहता हूँ बेटे, जैसे आप देखते हो आइस बनाते हो, तो आइस बेसिकली क्या है, आइस जो है बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तभी तो आइस बनता है। तो बेसिकली जो है वो आइस में अगर आप देखोगे बहुत सारे H2O कंबाइन कर गए, तो यहाँ पे ये H2O मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। बोलो क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, या एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ड्राई आइस। अगर आप ड्राई आइस लोगे तो ड्राई आइस एग्जैक्टली बोलते हैं बेटा सॉलिड CO2 को। किसको बोलते हैं, सॉलिड CO2। तो इसमें CO2 इस तरह से बहुत सारे CO2 आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये जो CO2 का मॉलिक्यूल है ये है एग्जैक्टली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे ये पूरा सॉलिड बना हुआ है। बोलो आया समझ में, क्लियर है। अब क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर आप बॉन्डिंग देखोगे तो 11th में आपको बताया था, कंडीशन याद होगा कि मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड होता है बेटा ये कहलाता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहलाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो क्लियर है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, ठीक है। अब देखो इधर कंडक्टिविटी की बात करेंगे बेटा। आपको पता है कंडीशन जैसे CO2 है तो CO2 का स्ट्रक्चर आप देखते हो बेटा बेसिकली, तो आप CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हो। और कार्बन ऑक्सीजन की अगर आप बात करोगे बेटा, जरा ध्यान देना, कार्बन ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं मान लो, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर पोलर है, सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा लेस टू मोर। 11th में पढ़ाया था, यहाँ भी लेस टू मोर। तो भैया दोनों अपोजिट वेक्टर हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। और अगर 0 होगा तो ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। और बेटा अगर नॉन पोलर होगा तो ये आयन नहीं देगा, और अगर फ्री आयन नहीं देगा तो करंट का कंडक्शन भी नहीं करेगा। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंडक्टिविटी के अंदर लिखेंगे कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो कंडीशन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। चलिए नोट कीजिए फटाफट बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या बोला मैंने कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से। और अगर बॉन्डिंग देखोगे बेटा तो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला बॉन्ड कहलाता है क्या, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। और लिख रहा हूं कंडक्टिविटी की बात अगर करेंगे तो मॉलिक्यूल आयन में ब्रेक नहीं होते। जैसे CO2 है, CO2 आयन में तो ब्रेक नहीं होता। अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो फ्री आयन का बोल रहा हूं कंडीशन, अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो फ्री आयन भी लिबरेट नहीं होगा, और अगर फ्री आयन लिबरेट नहीं होगा तो करंट का कंडक्शन भी नहीं होगा। सो लिखेंगे कंडीशन यहाँ पे कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग। मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख लिया आप लोगों ने। चलो बेटा देखना ध्यान से, थर्ड टाइप लिख रहा हूं इसमें, देखना इधर। फर्स्ट आयनिक लिखा, सेकंड मॉलिक्यूलर लिखा। अब लिख रहा हूं थर्ड कंडीशन, इसमें C लिख रहा हूं मेटालिक सॉलिड। ये लिख रहा हूं C क्या, मेटालिक सॉलिड। जरा समझना बेटे ध्यान से, नाम से लग रहा है, अब आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ठीक है ना। मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मेटल, ठीक है ना। किससे बना होगा, मेटल से, साफ दिख रहा है। और मेटल के बीच में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहां पे आप लोग लिख लेना, यहां मेटल लिखोगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल लिखना डैश देके। अब भैया यहां पे बॉन्डिंग, अरे बेटा मेटल के बीच में लगने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। जैसे आप क्रिस्टल बनाते हो Ag का, तो अगर Ag का क्रिस्टल बनाएंगे तो Ag के बीच में लगने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग होगा ये होगा आपका मेटालिक बॉन्ड। पहले मुझे बताओ, इतना बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, डन। अब यहां पे आते हैं करंट के कंडक्शन पे। बेटा एक बात बताओ, मेटल की टेंडेंसी क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि सर करंट का कंडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और एक ड्यू टू फ्री आयंस। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर इस मेटल को देखें तो मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा तो ये करंट का कंडक्शन करेगा। सो मेटालिक सॉलिड में लिखेंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी में क्या, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखना, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू क्या लिखोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना फटाफट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात देखो, आयनिक सॉलिड भी करंट का कंडक्शन कर रहे थे और मेटालिक सॉलिड भी करंट का कंडक्शन कर रहे थे, पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि आयनिक सॉलिड सर करंट का कंडक्शन करेंगे ड्यू टू क्या, फ्री आयंस, और मेटालिक सॉलिड करंट का कंडक्शन करेंगे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, राइट। क्योंकि एक बार क्वेश्चन 1 नंबर में आता है बेटा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन रहा है, लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट CBSE में हट गया था, उसके बाद तो पहले तो था ही था,
ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग को क्वेश्चन भी सारा मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। और ऐप पे ही आप लोग को क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे। जैसे मैं आर्टिकल फिनिश करूंगा आप लोग को क्वेश्चन वगैरह भी यही दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। हाँ, छुट्टियों का एडवांटेज लेना है बजाय डिसएडवांटेज के। और जितने चैप्टर कराऊंगा इसको प्रॉपर तरीके से आप लोग अभी तक करके रखना, ताकि जब लोग स्कूल खुले और लोग प्रेशराइज हों, आपके ऊपर प्रेशर ना हो, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, मेटालिक सॉलिड लिख लिया आप लोगों ने। अब मेटालिक सॉलिड के बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके आ रहा हूं बेटा, सुनोगे ध्यान से, ठीक है। मेटालिक सॉलिड के बाद लिख रहा हूं कोवेलेंट सॉलिड, फोर्थ लिख रहा हूं डी, इसमें कोवेलेंट सॉलिड। बेटा यहां भी फिर से वही बातें आएंगी कि सर कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा कंडीशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं सॉलिड I2, सॉलिड आयोडीन है जैसे मान लो, तो अगर आप सॉलिड I2 देखोगे आयोडीन बेटा, तो आयोडीन और आयोडीन नॉन मेटल है। तो मेटालिक सॉलिड में जो कोवेलेंट सॉलिड जो है, एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड देखो, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो बेसिकली जो कोवेलेंट सॉलिड होगा, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या दिख रहा है, नॉन मेटल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नॉन मेटल, क्या लिखोगे, नॉन मेटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बेटा, देखो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो शायद बोलने की जरूरत नहीं, इस बार तो आपको दिख रहा है ऐसे, कोवेलेंट बॉन्ड होगा या आयनिक बॉन्ड होना है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है, ये तो सिंपल तरीका है। अब बात है कि सर कंडक्टिविटी, लिखते जाना साफ साफ, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ बॉन्डिंग, और इधर लिख रहा हूँ क्या, कंडक्टिविटी। बेटे एक कॉमन सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, ये समझ लो आप, ठीक है। आपको पता है सॉलिड कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर I2 लेते हो तो बेटा I2 सॉलिड वगैरह जो हैं, इनको आप आयन में ब्रेक नहीं कर सकते, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना तो ये खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, ना ये खींचेगा। तो भैया जब खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो ना तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ना तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा इसके ऊपर, और अगर चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो ये आयन में भी ब्रेक नहीं होंगे, और आयन में ब्रेक नहीं होंगे तो करंट का कंडक्शन भी नहीं करेंगे। सो यहाँ लिखना कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हाईलाइट करके एक पॉइंट लिखना है, एक्सेप्ट, क्या बोल रहा हूं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आप पढ़े हैं 11th क्लास में कि ग्रेफाइट में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं अपने लेयर के ऊपर, जिसके वजह से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उनके वजह से करंट का कंडक्शन होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेफाइट एक सिंगल ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर होता है, अदरवाइज ऑल कोवेलेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, जिनको भी थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी वो आ जाएगा, अभी कनेक्टिविटी आज और कल में, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट डे है, हो सकता है आप लोग भी नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़ रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर आप लोग आराम से पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बहुत ईजिली पढ़ लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी वैसे, क्योंकि सारा चीज़ें सेटअप तैयार हैं। जिनका भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कुछ प्रॉब्लम है अभी क्लास के बाद में डिस्कस कर लूँगा एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन बच्चों को रिपीट कर दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी जो नए एडमिशन आ रहे हैं उनको भी रिपीट किया जाएगा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ पा रहे थे, राइट, ठीक है। अब अगला कंडीशन जो है बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डालिए हेडिंग बी, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, इसलिए ध्यान दो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक लिख रहा हूं कंडीशन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोल रहा हूं वर्ड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। और दूसरा वर्ड बोल रहा हूं बेटे अमॉर्फस सॉलिड, दो वर्ड बोल रहा हूं, एक क्रिस्टलाइन और एक कंडीशन लिख रहा हूं अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। अमॉर्फस सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड का एक और नाम है सूडो सॉलिड, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड में ही आप लिख सकते हो यहाँ पे सूडो सॉलिड, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडीशन सूडो सॉलिड। तो दो कंडीशन है बेटा, एक बोल रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ क्या, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। और अमॉर्फस सॉलिड का ही नाम बोल रहा हूँ क्या, सूडो सॉलिड। अब एक बात बताओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताना, आप लोग को मैं बताते जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या फर्क है बेटा, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या फर्क है। जैसे बेटा एक बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ये मोबाइल है आपके पास, ठीक है ना। अगर ये मोबाइल देखोगे तो क्या ये फ्लेक्सिबल है, क्या नहीं है ना। इसमें पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तभी ये टाइटली हेल्ड है, समझ रहे हो कंडीशन। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं और हार्ड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इनकी ज्योमेट्री, इनका शेप जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है। देखो फिक्स शेप है ना, आप इसको मोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपको मैं सिंपल बात बताऊं बेटा, जैसे आप रबड़ देखते हो,
तो रबड़ अगर आप देख रहे हो तो रबर को आप इजीली फ्लेक्सिबल कर सकते हो ना, जैसे मन करता है वैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हो। सो रबर इज एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस, अ मतलब विदाउट और मॉर्फस का मतलब मॉर्फोलॉजी, जिसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है, जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होंगे एंड फिक्स ज्योमेट्री रखेंगे, जबकि अमॉर्फस सॉलिड सॉफ्ट होंगे बट इनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी, ठीक है ना। सो एक एक पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे ताकि बहुत कंफ्यूजन ना आए। दो कंडीशन बोल रहा हूं बेटा, एक बोल रहा हूं क्रिस्टलाइन और एक बोला क्या, अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन में मैंने क्या बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होंगे और ज्योमेट्री उसकी फिक्स होगी, बट अमॉर्फस सॉलिड विदाउट मॉर्फोलॉजी, जिसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है। सो यहां पे बोल रहा हूं कि ये सॉफ्ट होंगे और इनकी मॉर्फोलॉजी मतलब इनका ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगा। जैसे आपको अभी एग्जांपल बताया मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से कि ये अगर आप देख रहे हैं बेटा तो ये क्या है, इनकी ज्योमेट्री फिक्स है एकदम, आप देखो ना इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप जो है वो फिक्स है, स्ट्रक्चर फिक्स है। बट आप अगर रबर की बात करें तो रबर को इजीली फ्लेक्सिबल करते हैं, उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। सो रबर इज एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस, बट ये जो दिख रहा है वो एग्जांपल ऑफ क्या है, क्रिस्टलाइन। तो सबसे पहले आपको यही बता दो बेटा, लिखेंगे पहला पॉइंट हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या लिखोगे, सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, ये लिखेंगे कि हार्ड होगा, और साथ ही साथ लिखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, फिक्स ज्योमेट्री होगी। बोलो क्लियर है। सो लिख रहा हूं कंडीशन फिक्स ज्योमेट्री, राइट। और इधर क्या लिखोगे बेटा, हार्ड होगा या सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होगा, और यहां पे ज्योमेट्री फिक्स होगी क्या, नहीं होगी। तो यहां पे लिख लो कंडीशन यहां पे कि इनडेफिनिट ज्योमेट्री, ठीक है, इसका डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे क्या, इनडेफिनिट, ठीक है ना, इनडेफिनिट ज्योमेट्री। तो इसको आप लोग पहले नोट करो, एक एक पॉइंट करके आप लोग नोट करते जाओ, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा, राइट, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको क्या बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब कुछ सुनते जाओ एकदम आराम से, ठीक है बेटा। अगर ये हार्ड होगा, जैसे मैं आपको एकदम बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूं, समझना, हाँ बोल रहा हूं कंडीशन, अगर ये हार्ड है बेटा तो इसमें क्या कंडीशन है, देखो इसकी ज्योमेट्री भी फिक्स है। जैसे मान लो ये लिख रहा हूं एक सॉलिड है और इसकी ज्योमेट्री आपको फिक्स दिखाई दे रहा है, एक अमॉर्फस सॉलिड जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। अगर इसका ज्योमेट्री फिक्स है बेटा तो क्या इसको दो इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है, बिल्कुल काट सकते हैं, बट इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, आप इसको इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते, समझ रहे हो कंडीशन। और अगर इक्वल पार्ट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को काट सकते हैं बेटा, तो इस इक्वल पार्ट जो कटिंग कर रहे हैं इसको हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं सिमेट्री, क्या बोलेंगे, सिमेट्री। सो बेटा एग्जैक्टली सिमेट्री केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है। अमॉर्फस सॉलिड में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, बोलो क्लियर है। सो बोल रहा हूं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कि सिमेट्री केवल और केवल किसमें दिखेगा, क्रिस्टलाइन। अब यहां पे बेटा सिमेट्री की बात अगर आप करोगे तो मैं आपको बता दूं कि सिमेट्री तीन तरह का होता है। एक लिख रहा हूं कंडीशन सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये लिख रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगला कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं आपको थर्ड, वो लिख रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये लिख रहा हूं कंडीशन बेटा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटे, जरा सुनना ध्यान से, ठीक है। ये बोल रहा हूं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री ओनली एंड ओनली ऑब्जर्व किसमें, क्रिस्टलाइन, ठीक है। बट अमॉर्फस सॉलिड में किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। इधर क्या लिखोगे, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। और यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, क्लियर है बेटा, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री लिख लीजिएगा पॉइंट। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी आप केवल इतना चीजें लिखते चले जाओ फटाफट। दो पॉइंट क्लियर हुआ। पहला बोला कि क्रिस्टलाइन की ज्योमेट्री फिक्स होगी, हार्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। यहां पे बोल रहा हूं कंडीशन अमॉर्फस की, अमॉर्फस का कंडीशन देखोगे तो ये सॉफ्ट होगा और इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी, आप इजीली इसको फोल्ड आउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बोला अगर ये फिक्स ज्योमेट्री है बेटा तो इसको इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, और अगर इक्वल पार्ट में काटेंगे तो इसको हम लोग सिमेट्री का कंडीशन बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे बोलते हैं, ठीक है ना। सो सिमेट्री का कंडीशन केवल और केवल इसमें होगा, इसमें किसी तरह का कोई सिमेट्री आपको दिखाई नहीं देगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो बेटा, अब और इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां से लेके आ रहा हूं, जरा समझना ध्यान से, ठीक है। पहले ये समझ में आ गया, ज्योमेट्री बोल रहे हैं बेटा फिक्स है। अगर ज्योमेट्री फिक्स है बेटा तो इसमें एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है। लिख रहा हूं कंडीशन कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा। क्या इसका मीनिंग है ये भी समझेंगे अभी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। जबकि अगर आप अमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे बेटा तो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम,
ये टेक्निकल एरर रहा था, अब ठीक हो गया। बोल रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट एटम का है, ठीक है ना, रेगुलर का मीनिंग समझ गया। दूसरा बोल रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होंगे। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब यह है बेटा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होंगी? क्योंकि सभी डायरेक्शन में, हर एक्सिस में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे बी 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 दिख रहा है, इधर एटम का अरेंजमेंट ए ए दिख रहा है। तो अगर एटम का अरेंजमेंट अलग अलग एक्सिस में अलग होगा तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे, और उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एकदम 1 मार्क्स में कमिंग सून रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अरे एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या बोला कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। बोलो क्लियर है बेटा? देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, आर क्या लिख रहा हूं, डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर है? देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। और उधर लिख रहा है आइसोट्रॉपिक, तो आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम लिख लोगे बेटा खुद, कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कंडीशन, तो लिख लो यहां पे, और ये डायग्राम से भी दिखा दो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रहेगा। लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बट अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है? एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या बोला कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। बोलो क्लियर है बेटा? और आइसोट्रॉपिक का मतलब दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। क्लियर है? किसी भी एक्सिस में आप लोगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। राइट? ठीक है? अब देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जल्दी लिखना, जब हो जाए तो आप लोग डन करना, क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लेके आ रहा हूं। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है ना? एकदम आराम से देखना बेटा, बहुत डिफरेंट चैप्टर है ये, बहुत डिफरेंट, और आगे जाके इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के देखना, बहुत ही बढ़िया। अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। जरा देखो बेटा ध्यान से, मैं आपको एक बर्फ ले रहा हूँ, आइस, ये है आइस। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद कभी, जहाँ पे मछली वगैरह बेचता ना, फिश वगैरह, वहाँ जाके देखना, इतने बड़े बड़े आइस के गोले होते हैं, और देखना स्क्वायर शेप में जो सुंदर सुंदर लगेंगे आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली उसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है यार, बहुत हार्ड होता है वो। आप देखना उसको जो है ना, वो हथौड़े से मार के तोड़ता है उसको, बिल्कुल बहुत बहुत हार्ड होता है वो। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूं कि अगर आप आइस की बात करोगे ना बेटा, तो आइस जो है वो किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। ठीक है ना? और बहुत सारे वाटर मिलकर जब वो हार्ड हो जाता है तो बनता है आइस। और अगर वो हार्ड हो गया, उसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई बेटा, तो वो किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलाइन। मतलब आइस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसको आप इजीली फ्लेक्सिबल नहीं होता आइस कि आप खींच देंगे जिधर और जैसे मन करेगा शेप बना लेंगे, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होता। सो बोल रहा हूं कि आइस जो है वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या बोल रहा हूं सुनो, आइस वाटर से बना है, और बेटे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो आइस का भी मेल्टिंग पॉइंट 0 होगा, क्योंकि ये भी वाटर से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है ना। तो इसका मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन क्रिस्टलाइन में कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। लिख रहा हूं, दे हैव क्या? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्यों लिखा, ऐसा समझ में आया? बोल रहा हूं कंडीशन बेटा, इस एग्जांपल से समझो कि आइस जो है वो वाटर से बना है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। और आइस किसका एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन का। इसका मतलब क्रिस्टलाइन का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स होगा। सो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट करेगा। ठीक है ना? अब देखो थोड़ा सा अमॉर्फस की भी बात कर लेते हैं, जरा समझना बेटा बहुत आराम से। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ग्लास। क्या बोल रहा हूं कंडीशन? ग्लास। बेटा आपने देखा होगा ग्लास के डिफरेंट टाइप देखते हो ना, वो मोबाइल का ग्लास देखते हो, घर में खिड़की का ग्लास देखते हो, या तो आप ग्लास में जो है वो अपने जो है स्पेक्स का ग्लास देखते हो, या कार वगैरह का ग्लास देखते हो। तो ग्लास में डिफरेंट ग्लास आपको दिखाई देता है, मतलब ग्लास के अलग अलग टाइप हैं। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि एटम का अरेंजमेंट जो है वो ग्लास में अलग अलग है, रेगुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, वरना सारे ग्लास एक जैसे दिखाई देते। समझ रहे हो कंडीशन? बोल रहा हूं कि आप ग्लास अलग अलग देखते हो, सब ग्लास अलग है, मोबाइल का ग्लास अलग है, खिड़की का ग्लास अलग है, आपके स्पेक्स का ग्लास अलग है। तो ऐसा इसलिए है तो सारे ग्लास,
पर अलग अलग ग्लास हैं, वो अलग टाइप के ग्लास हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि उनमें एटम का अरेंजमेंट भी अलग अलग है। अगर एटम का अरेंजमेंट सिमिलर होता, एक जैसा होता, तो सारे ग्लास का नेचर बिल्कुल एक जैसा होता। बोलो समझ रहे हो कंडीशन? बट बोल रहा हूं कंडीशन क्या, सुनना ध्यान से, कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास देख रहे हैं, मतलब ग्लास में एटम का अरेंजमेंट भी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए आपको इस तरह से अलग अलग दिखाई दे रहा है। और अगर एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बेटा तो इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं हो सकता, इसका शेप फिक्स नहीं हो सकता। समझ रहे हो कंडीशन? और अगर शेप फिक्स नहीं होगा तो ये क्या होगा, अमॉर्फस सॉलिड होगा। सो ग्लास जो है वो एग्जांपल है किसका, अमॉर्फस सॉलिड का। अब आपको मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, एक चीज समझना बेटा, लिख रहा हूं कंडीशन कि ग्लास अगर अमॉर्फस सॉलिड होगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ये किसी भी टेम्परेचर पे सडनली थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए, हो सकता है मेल्ट ना किया हो सकता है थोड़ा और बढ़ाए, हो सकता है मेल्ट कर जाए। तो किसी भी टेम्परेचर पे ये सडनली मेल्ट कर जाएगा, मतलब जो सॉलिड था वो सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोल रहा हूं, बोलो, सुनना ध्यान से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा अंशुल इस वजह से। देखो क्या बोल रहा हूं बेटा, समझो ध्यान से, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं कंडीशन कि ग्लास जो है वो किसका एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। लिख रहा हूं कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी टेम्परेचर पे सडनली मेल्ट कर सकते हैं। बोलो समझ रहे हो कंडीशन? किसी भी टेम्परेचर पे सडनली मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर किसी भी टेम्परेचर पे ये सडनली मेल्ट किए तो ये एब्रप्टली या क्विकली जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही वजह है बेटा कि आपको जो है वो ग्लास को जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है बेटा। बोलो क्लियर है? पूछता है कि वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, क्वेश्चन आ रखा है बेटा। तो हम लोग लिखेंगे कि ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, और इन अमॉर्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसके वजह से क्या होगा, बाय सडन राइजिंग टेम्परेचर, जैसे आप थोड़ा टेम्परेचर राइज करोगे दे क्विकली चेंजेज इनटू क्या, लिक्विड। दैट्स व्हाई क्या लिखोगे कि ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो पूछता है बच्चों कि ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है, तो लिखेंगे कि ग्लास एग्जाम्पल किसका, अमॉर्फस सॉलिड का। और अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सडनली मेल्ट करके लिक्विड में बन सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। बोलो आया समझ में? अभी लिखवाऊंगा क्वेश्चन, पहले आप ये पॉइंट लिखो क्रिस्टलाइन में कि दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इधर लिखो दे डू, ये इधर लिखो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और अमॉर्फस में दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। पहले इसको लिखो आप लोग। अब बेटा देखो क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखोगे, एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन है, लिखो व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। आईएससी वालों पिछले साल ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन रहा था और सीबीएसई में भी आ रखा पहले। लिखो व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझ गए आंसर? लिखेंगे कि ग्लास बिहेव्स एज अ अमॉर्फस सॉलिड। लिखो पहला पॉइंट उसमें, glass behaves as a amorphous solid, glass behaves as a amorphous solid and amorphous solid क्या लिखोगे, amorphous solid कहीं भी मेल्ट करेगा ना, amorphous solid may be melted at any temperature, amorphous solid may be melted at any temperature by sudden rise in temperature, by sudden rise in temperature, by sudden rise in temperature। जब आप सडनली टेम्परेचर राइज करोगे तो ये किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकता है, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है, अमॉर्फस। ठीक है, लिखो दैट इज व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज व्हाई glass is considered as amorphous solid, why glass is considered as amorphous solid। ठीक है, why glass is considered as amorphous solid। बेटे आप लोग के लिए एक और बात है, इस ऐप में बहुत जल्दी मतलब विद इन वीक जो है वो फेस टू फेस प्रोग्राम भी आ रहा है, जिसमें मैं आपको देख भी सकता हूँ आराम से कि आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मैं यहाँ से आपको देख भी सकता हूँ। अभी आपकी केवल विजिबिलिटी मैसेज के थ्रू होगी, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा इसमें सिस्टम डेवलप होने जा रहा है एक सप्ताह के अंदर अंदर कि मैं भी आपको आराम से देख पाऊँगा। ठीक है, अब देखो सुनो बेटा, एक बात और बता रहा हूँ,
जैसे कभी आपने वो देखा कोलतार, जब ये रोड जो बनता है सड़क वगैरह, तो उसमें कोलतार देखे होगे ना, तो कोलतार को गर्म करता है देखे होगे नीचे से, है ना। अब होता क्या है ना, कोलतार का ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता। कभी देखना जब वो ठंडा हो जाए ना, तो कभी उसको आप गोला भी बना सकते हो, लंबा भी बना सकते हो, जैसे ज्योमेट्री करे, जैसा शेप करे वैसा बना सकते हो। मतलब उसका फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। और अगर उसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल होगा, वो अमोर्फस का होगा, अमोर्फस का एग्जांपल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। बोल रहा हूं अगर ग्लास की बात आप करोगे तो ग्लास किसका एग्जांपल है? बेसिकली अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। किसका बोल रहा हूं? अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। दूसरा क्या बोल रहा हूं कि कोलतार है, कोलतार को भी आप ठंडा करते हो बेटा, फिर ठंडा करने के बाद उसको मोल्ड आउट करते हो, जैसे मन करे वैसे फोल्ड आउट कर सकते हो। मतलब कोलतार की भी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, इसलिए जो कोलतार भी होता है वो किसका एग्जांपल होगा? अमोर्फस सॉलिड का होगा। बोलो क्लियर है? आप कोलतार को गर्म करोगे ना तो उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, किसी भी अचानक टेम्परेचर दोगे आप, बढ़ाओगे तो किसी भी टेम्परेचर पे सडनली मेल्ट कर सकता है और फिर वो लिक्विड बन सकता है। देखोगे ना आप, देखना कोलतार ठंडा होता है, सॉलिड हो जाता है, फिर मेल्ट करते हो लिक्विड बन जाता है, तो वो सडनली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है किसी भी टेम्परेचर पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसका मतलब डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है तो एग्जाम्पल है किसका? अमोर्फस सॉलिड का। बोलो आया समझ में? ठीक है, तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या बात करें, थोड़ा सा हम लोग एक बार रिव्यू लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी पेन वगैरह रख दीजिए और थोड़ा देर के लिए कॉपी बंद कीजिए और मुझे सुनिएगा आराम से। बिल्कुल मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं सारी बातें, राइट। सुनो एकदम बिल्कुल आराम से सुनते जाओ, आपको बहुत सारी बातें आपको रिमाइंड हो जाएंगी, ठीक है। विदिन 5 मिनट में आपको सारी चीजें रिमाइंड कर रहा हूं, एकदम ध्यान से देना, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज करते चलेंगे बेटा, कोई टॉपिक मिसिंग नहीं करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको रेगुलर देता चला जाऊंगा। देखो सबसे पहले बेटा हमने स्टार्ट किया था सॉलिड, तो सॉलिड में फिक्स ज्योमेट्री होता है, आपको भी पता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ज्योमेट्री फिक्स होता है, राइट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे बेटा कि सर सॉलिड में जो है वो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बोलो क्लियर है? और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में टाइटली हेल्ड होंगे ये सॉलिड के पार्टिकल आपस में, और अगर टाइटली हेल्ड होंगे तो इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब सॉलिड का प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं हाई डेंसिटी। बोलो क्लियर है? दूसरा बोल रहा हूँ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आप इनको अलग नहीं कर सकते, ये इजीली जो है वो मूव आउट नहीं करेंगे, इजीली अलग नहीं होकर मूव करेंगे, तो इनका डिफ्यूजन स्लो होगा, सो वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। बोलो आया? ठीक है। दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इनको अलग करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब ये ज्यादा इसको फ्यूज करने के लिए टेम्परेचर देना होगा। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका हीट ऑफ फ्यूजन जो होगा वो क्या होगा? हाई हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, राइट, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने जो बोला वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे जो है बेटे वो सॉलिड को हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयंस हैं, मतलब कैटायन और एनायंस हैं। सो आयनिक सॉलिड जो है वो कैटायन और एनायंस से मिलकर बने हुए हैं, राइट, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा तो अच्छा हाँ एक चीज़ और चलते हैं, फिर सारी चीज़ें बोलते ही चलते हैं। आयनिक सॉलिड में अगर आप बॉन्डिंग की बात करोगे तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है बेटा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो आयनिक सॉलिड में बॉन्डिंग का जो नेचर होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मैंने बोला कि कोई भी सब्सटेंस करंट का कंडक्शन 2 तरीके से कर सकता है, आइदर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू फ्री आयंस, ठीक है। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करता हूं तो आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में किसी भी तरह का कोई करंट का कंडक्शन नहीं करता, बट किसी आयनिक कंपाउंड को जब हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन में डालने पे वो फ्री आयन लिबरेट करेगा, और ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयन दे ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो क्लियर है? सो इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, क्लियर बिल्कुल यहां तक डन। अब आते हैं अगला कंडीशन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैंने बोला बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, जैसे आप आइस की बात कर रहे थे तो आइस H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा? मॉलिक्यूल। और जब भी मॉलिक्यूल होते हैं बेटा H2O के बीच में या CO2 के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, डन। अब देखो बेटा यहां पे अगर हम लोग
करंट की कंडक्टिविटी की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, जैसे मैंने बोला वाटर, ये आइस है, आइस आयन में ब्रेक नहीं होता। सॉलिड CO2 ड्राई आइस बोलते हैं उसको, ड्राई आइस भी आयन में ब्रेक नहीं होता। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो आयन में ब्रेक नहीं होंगे, और अगर फ्री आयन लिबरेट नहीं करेंगे तो करंट का कंडक्शन भी नहीं करेंगे। इसका मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट। अगला कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं, मेटालिक सॉलिड, मेटल के सॉलिड। जैसे आप ये रिंग देख रहे हैं, तो ये रिंग भी तो बना हुआ है गोल्ड मेटल का, तो ये मेटल के बीच में लगने वाला बॉन्ड, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मेटल, क्योंकि बना हुआ किससे, मेटल से, और मेटल के बीच में जो लगने वाला बॉन्ड है वो मेटालिक बॉन्ड कहलाएगा। समझ रहे हो कंडीशन, क्या कहलाएगा, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा बेटा, घर में जो वायरिंग होता है वो भी तो मेटल का बना हुआ, आपको बताया था। और मेटल का अगर बना हुआ है तो मेटल की टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तभी तो करंट का कंडक्शन होता है वायर में। समझ रहे हो कंडीशन। सो बोल रहा हूं कंडीशन कि मेटल की टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो करंट का कंडक्शन होगा। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो करंट का कंडक्शन करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड सॉल्यूशन स्टेट में करंट का कंडक्शन करते हैं ड्यू टू फ्री आयंस। क्लियर है यहां तक बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट पार्ट समझिएगा ध्यान से। अगला कंडीशन आपको मैंने पढ़ाया इसके बाद क्या, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में। तो कोवेलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो नॉन मेटल होगा, जिसको हम लोग सिंपली एटम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुआ, नॉन मेटल। दूसरा कंडीशन बोल रहा हूं बेटा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन, जरा सुनना ध्यान से। बोल रहा हूं कंडीशन, अगर करंट के कंडक्शन की बात करें, अच्छा बॉन्डिंग की बात क्या करूंगा, उसमें कोवेलेंट सॉलिड है तो आपको पता ही है कोवेलेंट बॉन्ड है ना। लेकिन अगर करंट कंडक्शन कंडक्टिविटी की बात मैं करता हूं अगर, तो बड़ा सिंपल आपको एक तरीका बता रहा हूं। मैंने बोला क्या कि कोवेलेंट सॉलिड है, जैसे आपको आयोडीन सॉलिड है, तो बेटा आयोडीन के बीच में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आयोडीन का सेम है, जिसकी वजह से मैंने बोला ना तो इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा ना ये खींचेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा तो उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, मतलब वो आयन में ब्रेक नहीं होगा, और अगर आयन में ब्रेक नहीं होगा तो करंट का कंडक्शन नहीं करेगा। सो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बोलो आया समझ में यहां तक, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एक्सेप्ट क्या बोला, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, राइट बेटा। दूसरा कंडीशन मैंने बोला बेटा कि क्लासिफिकेशन जो है वो, दूसरा जो बताया क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताया, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड के दो टाइप बोला। एक बोला क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोला मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको बोला जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होगी, हार्ड होगा। बोलो क्लियर है। अमॉर्फस सॉलिड बोला कि जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी और जो सॉफ्ट होंगे। बोलो आया समझ में, ठीक है। और अगर ज्योमेट्री फिक्स होगा बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया, फिक्स ज्योमेट्री अगर होगा तो इसको इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है, मतलब सिमेट्री होगा, जबकि इसमें किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं होगी। सिमेट्री मैंने बोला तीन तरह का है, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। ये सारे के सारे सिमेट्री केवल और केवल कहाँ दिखाई देंगे, क्रिस्टलाइन में। मतलब सिमेट्री केवल और केवल किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन की। अमॉर्फस में किसी तरह का कोई सिमेट्री आपको दिखाई दूर दूर तक नहीं देगा, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या बताया था बेटा, मैंने बोला था कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो इसमें सर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब समझ गए थे आप, ए बी, बोलो क्लियर है। और अगर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर हुआ सर, तो अलग अलग एक्सिस में एटम का अरेंजमेंट भी अलग अलग दिखेगा, जिसके वजह से अलग अलग एक्सिस में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों एक्सिस में क्या होगा, अलग अलग होगा। बट अमॉर्फस में उल्टा हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब दे हैव क्या लिखोगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बोलो क्लियर है, ठीक है। दूसरा बोला बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करोगे, जैसे आइस है तो आइस वाटर से बना है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, मतलब इसका आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। और आइस किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है सर, मतलब क्रिस्टलाइन जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसको सडनली आप राइज करोगे टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकता है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है सीडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड।
ठीक है ना, क्योंकि ये लिक्विड में भी चेंज हो रहा है, सॉलिड नहीं बच रहा है, तो सीडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड बोला जाता है। या और अगर दूसरा मैंने बोला कंडीशन, इसमें ग्लास की बात अभी कर रहा था कि डिफरेंट ग्लास जो है वो सॉलिड है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि उसमें एटम के अरेंजमेंट अलग अलग दिखते हैं, और अगर अलग अलग एटम का अरेंजमेंट सब में दिखाई देगा, इसका मतलब वो अमॉर्फस होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है। और अगर मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है बेटा, अमॉर्फस अगर होगा, बोल रहा हूँ कंडीशन कि अगर अमॉर्फस होगा तो आप सडनली टेम्परेचर राइज करोगे, किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ग्लास को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अभी तक की कहानी जो मैंने बताया वो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि यहाँ तक अभी तक आप लोग को सारी बातें मैंने बताया। और होप सो कि आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने दिया था आपको, जो कि अच्छा लगा होगा, आप लोग पूरी तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं। और आप लोगों ने नोट्स भी पूरा लिखा होगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन स्टेट, आप यहाँ से पढ़ते चलिएगा, और अब सिलेबस थोड़ा 1-2 दिन में हम लोग पिक कर लेंगे। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ बच्चों को आज कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई होगी, डे 1 है, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। वैसे आप लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे पता है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, मैं भी आपको टक्कर देने के लिए तैयार हूँ, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो एक बात और है बेटा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे इस बात को कि सर कैसे होगा, क्या होगा। बेटे पूरा कोर्स मैं यहाँ से करा के दूंगा अभी, ठीक है ना, पूरा का पूरा कोर्स अभी मैं यहाँ से करा के दूंगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी मैं देख रहा हूँ जो बाहर से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो जो बच्चे बाहर से मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मतलब देहरादून के बाहर के हैं, उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जारी रखूँगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी, और पूरा सेशन आपको मैं पढ़ा के दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, फीस के रिगार्डिंग भी कुछ बच्चे हमसे बात कर रहे थे कि सर फीस का रिगार्डिंग क्या है इसका। बेटा कुछ नहीं, ये 3 डेज जो अभी आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए वो 2 दिन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देना। उसमें देखना आप लोग, जब आप ऐप खोलोगे तो उसमें ऊपर में 3 लाइन आएगा, उसमें पेमेंट का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से आप मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर लोगे, ठीक है ना। 3 दिन बाद वो जो है वो आपका एक्सपायर कर जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन, और 3 डेज बाद जो है आपकी फीस सबमिट जब होगी तभी रजिस्ट्रेशन खुलेगा। इसलिए 3 डेज के अंदर आपको फिर मतलब कल या परसों में आपको आराम से जो है वो अपना फीस सबमिट करना है। 1200 जो भी फीस है मंथली, उससे आपका पूरा महीना चलता रहेगा, ठीक है ना। फिर वो पूरा महीना तक का चलेगा वो पूरा। तो वो पूरा एक प्रॉपर डेवलपमेंट है, जिससे कि आपको भी परेशानी ना हो पढ़ने में और हमें भी काम करने में परेशानी ना हो। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ हूँ, क्योंकि अपना ऐप बना रहा था, बनने में टाइम लगा। हाँ, एक्सपेंसेस भी बहुत थे अपने ऐप को डेवलप करने में, तो जिसके वजह से बहुत टाइम लगा मुझे। और ऊपर से मुझे जो है हाई स्पीड वाईफाई देना था। आप केवल अपने मोबाइल में देख रहे हैं, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सारे बच्चे देख रहे हो ना, जिसके वजह से जो है मेरे को जो है यहाँ हाई स्पीड चाहिए था वाईफाई। तो वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी मुश्किल से इन छुट्टियों में ही कनेक्ट करवा के अब आपके लिए पूरी तरह से लग गया हूँ, ताकि आपका पढ़ाई हैम्पर ना करे। क्योंकि बेटा 11th क्लास नहीं है, आपको भी मैं बोल चुका हूँ कि 12th है, इसलिए थोड़ा सा टेंशन आप लोग को लेके है। क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट खराब होता है तो नाम भी खराब होता है, और आपको भी पता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी भी एंगल से मेरे बोर्ड का रिजल्ट खराब हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग भी लगिए जोर शोर से, और हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, अपना समय बिल्कुल ना किल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे पास समय ही नहीं है और समय निकलता जा रहा है, इसलिए हम लोग तेज़ी से थोड़ा सिलेबस को पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा लेके चल रहे हैं, ताकि बेसिक बात क्लियर हो। और बेटे कल से ये चैप्टर आपका मैथमेटिकल हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर कॉम्बिनेशन है दोनों तरह का। ये चैप्टर जो है ना वो आपका थ्योरी भी है और प्लस न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आर्टिकल जो आप पढ़ रहे थे अभी, और इसके अलावा लास्ट आर्टिकल, इंट्रोडक्शन और लास्ट आर्टिकल में जो है थ्योरेटिकल है, और बीच के आर्टिकल जो है वो न्यूमेरिकल है। तो आपको सब तरह का कंडीशन जो है हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि डे 1 का एक्सपीरियंस आप लोग का कैसा रहा, ठीक है ना। और उम्मीद कर रहे हैं बेटा अगर ये चीज़ जारी रहेगी तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज हम लोग आगे भी उठाएंगे। आप लोग को क्या होता है, डाउट होता है, कौन जा रहा है पूछने इतना दिन। अरे बेटा क्या हो गया, अगर ये चीज़ लॉकडाउन खुलता है अभी, तो अगर हम लोग को कभी डाउट सेशन लेना होगा तो संडे को घर बैठे भी तो हम लोग इससे डाउट सेशन ले लेंगे, और क्या, ठीक है ना। संडे को मैंने बोला कि अरे बेटे घर में बैठो, जितना देर आपको आने जाने में लगता है, 1 घंटा आओ 1 घंटा जाओ, 1.5 घंटा आपका ऐसे फालतू बर्बाद होता है, चलो मैं 40 मिनट आपका डाउट यहीं से बता देता हूँ, घर बैठे पढ़ लिया, आपका टाइम सेव हो जाएगा, खत्म बात। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। हम तो चाह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी हमारा पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जिसको जिसको ज्वाइन करना है, कि मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और मेरे से जो है वो नाम रजिस्टर्ड करवाएं अपना, और आराम से पढ़ें, ठीक है ना। किसी का पढ़ाई हैम्पर ना हो, और आप लोग अगले साल बोर्ड होप सो अच्छा करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल जल्दी, नेक्स्ट इसी टाइम में 3 बजे, ठीक है। तैयार रहिएगा। कल 5 मिनट पहले मैं नोटिफिकेशन दूंगा आपको, ताकि जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, देख रहा था डे 1 था, जुड़ने में टाइम लग रहा था आप लोग को, तो 5-7 मिनट पहले मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा आपको, ताकि 5-7 मिनट में सबकी कनेक्टिविटी आ जाए और 3 बजे हम लोग फ्लो में अपना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो बेटा, तब तक के लिए गुड लक।